हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सेट नंबर लेकर आए हैं। आशा आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन हम आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। और जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ओवरऑल प्रीवियस ईयर ही है और जो कि हमारी किसी भी एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इसलिए आइए शुरुआत करते हैं आज इन क्वेश्चंस की। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस में करेक्ट किए हैं। शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये हमारा कारक से है। सीमा अपनी बहन को उपहार देती है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक और संबंध कारक। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, सीमा अपनी बहन को उपहार देती है। जहाँ हम किसी चीज़ को देने के लिए या उपहार देने आदि के बारे में हम बात करते हैं, वहाँ पर कौन सा होता है? संप्रदान कारक होता है। मतलब के द्वारा किसी को हम कोई चीज़ देते हैं, देने के दान के अर्थ में कौन सा कारक हम प्रयोग करते हैं? संप्रदान कारक। तो हमारा यहाँ ऑप्शन चला जाएगा सी, संप्रदान के साथ। जबकि कर्ता कारक में क्या होता है? कर्ता कारक में कर्ता की प्रधानता होती है, कि किसने काम किया है उसके बारे में अगर हमें विभक्ति चिन्ह देखने के लिए मिलता है तो वहाँ कर्ता कारक होता है। कर्म किस चीज़ के लिए किया है, जैसे को, किस को किया है, वहाँ पर को हमें विभक्ति चिन्ह देखने के लिए मिलता है कर्म कारक में। संप्रदान अभी हमने बताया है। और संबंध का, के, की, रा, रे, री आदि शब्द देखने के लिए हमें का, के, की आदि इस तरह के जो हमें विभक्ति चिन्ह देखने के लिए मिलते हैं वहाँ संबंध कारक होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक के साथ। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता हैं। कौन है हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता? भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर या महादेवी वर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास के अगर रचयिता की बात करते हैं तो हमारा यहाँ ऑप्शन चला जाएगा जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के साथ चला जाएगा। लेकिन अगर हिंदी साहित्य के वर्गीकरण की बात की जाए, मतलब अगर वर्गीकरण की बात की जाए तो वर्गीकरण किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन जो कि किसके लिए आते हैं? वर्गीकरण के लिए। और अगर हिंदी साहित्य के इतिहास की रचयिता की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। इसमें हमें बताना है कि समानार्थी शब्द प्रयोजन का नहीं है। समानार्थी जो समान अर्थ प्रकट करने वाला शब्द हो उसे समानार्थी कहते हैं। हेतु, उद्देश्य, नियोजन या लक्ष्य। हेतु, उद्देश्य और लक्ष्य ये तीनों ही समानार्थी शब्द हैं। कहते हैं किस प्रयोजन में ये कार्य किया गया है, किस हेतु किया गया है, किस उद्देश्य से किया गया है, इसका लक्ष्य क्या है। लेकिन नियोजन जो कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ऋजु शब्द का विलोम शब्द है। ऋजु शब्द का हमें विलोम बताना है। विलोम का अर्थ होता है विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द होते हैं। त्रिकोण, सीधा, सरल या वक्र। तो ऋजु का जो विपरीत हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वक्र। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ डी, वक्र के साथ। नेक्स्ट, मुकुंद किसका पर्यायवाची शब्द है? मुकुंद किसका है पर्यायवाची शब्द? विष्णु, शिव, सूर्य और कामदेव। तो मुकुंद किसका पर्यायवाची है? ये हमारा हो जाएगा विष्णु का पर्यायवाची। मुकुंद विष्णु का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? मूर्धन्य, दांते, दंते, कंठे और अनुनासिक। तो जिन शब्दों का या जिन वर्णों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है वे क्या होते हैं? वे होते हैं दंत्य। दांते नहीं, दंते होता है ये, दंते। तो जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है वो दंते होते हैं। कंठे जो कंठ यानी कि गले से ध्वनि निकालते हैं, गले से ध्वनि। और मूर्धन्य जो कि
तलवे पर जो तलवा होता है उसको अगर स्पर्श करता है हमारी जीभ तो उससे होता है। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि दंते के साथ होगा। नेक्स्ट, अग्निनिष्ठिका का तद्भव रूप है। अग्निनिष्ठिका का तद्भव किसके साथ आएगी? ये तो अंगीठी के साथ आएगी। नेक्स्ट, कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायवाची भी क्या होते हैं? एक ही शब्द के को जो अलग अलग शब्दों से जाना जाता है, यानी कि उसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, वहाँ पर्याय यानी कि एक शब्द का बहुत सारा अलग अलग शब्दों में हम उस शब्द को जानते हैं, वहाँ पर हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। समानार्थी और पर्यायवाची सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा और यमुना। तो कालिंदी का पर्यायवाची शब्द जो कि हो जाएगा यमुना। नेक्स्ट, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। लक्ष्य का अनेकार्थक, अनेकार्थक का मतलब उसके अनेकों अर्थ हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? नाम, बल, गति, चाल, निशाना और उद्देश्य, सही या गलत। तो लक्ष्य, लक्ष्य किसके लिए? नाम और बल के साथ भी नहीं आएगा, गति और चाल के साथ भी नहीं आएगा। लक्ष्य क्या होता है? सही या गलत के साथ भी नहीं आएगा। किसके साथ आएगा? निशाना, कहते हैं हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हम किस चीज़ को हमने लक्ष्य माना है, या निशाना किस पर लगाना है। तो इसलिए निशाना और उद्देश्य जो कि लक्ष्य के ही अनेकार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट, जिसकी पूर्व से कोई आशा नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय या अनाहट। तो जिसकी पूर्व से कोई प्रत्याशा नहीं की गई है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसके लिए आंसर चला जाएगा बी, अप्रत्याशित के साथ। नेक्स्ट, उपत्यका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत से पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर या पर्वत के पास की भूमि को कहते हैं। तो उपत्यका, उप मिस पास, और अत्यका यानी कि किसी चीज़ के पास की भूमि, अत्यका कहते हैं ऊंचाई के लिए। तो यहाँ पे पर्वत के पास की भूमि के लिए हम उपत्यका का प्रयोग करते हैं। मीनिंग कोई भी हो, किसी भी मीनिंग से रिलेट करके उसकी वर्ड को तोड़कर भी हम उसके आंसर तक जा सकते हैं, या बाकी के आंसर को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उप होता है पास में, तो उपत्यका यानी कि पर्वत के पास की भूमि को ही हम उपत्यका कहते हैं। नेक्स्ट, माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सिर दर्द होना, पसंद करना, गुस्सा करना या असंतोष प्रकट करना। तो माथे पर बल पड़ना जो कि असंतोष प्रकट करना के साथ होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शुद्ध है? चांद, आंख, अंग या अंगना। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं चांद, इसमें शुद्ध हमें बताना है कि शुद्ध कौन सा है। चांद अगर हम देखते हैं, चांद ऐसे लिखा जाता है जो कि चंद्र बिंदु के साथ प्रयोग होता है, यानी कि अनुनासिक इसमें लगता है। आँख जो कि अनुनासिक का प्रयोग होता है इसमें भी, आँख में भी। अगर अंक को देखते हैं, इसमें अनुस्वार जो कि अंक कैसे लगता है, और अंगना ये हमारा करेक्ट है क्योंकि इसमें अनुस्वार का ही प्रयोग हुआ है। अनुस्वार क्या होते हैं? ये, और अनुनासिक जो चंद्र बिंदु को कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन लगेगा ऑप्शन नंबर डी, अंगना। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? ये अभी हम पीछे क्वेश्चन में डिस्कस करके ही आए हैं कि हिंदी साहित्य का सबसे पहले वर्गीकरण जो किया था वो किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल जी के लिए जाता है। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा हिंदी साहित्य का वर्गीकरण जॉर्ज ग्रियर्सन, और हिंदी साहित्य के इतिहासकार जो कि रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यानी कि ये इतिहासकार के रूप में जाने जाएंगे। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के काल विभाजन के अनुसार आदिकाल का काल विभाजन क्या है? हिंदी साहित्य के काल विभाजन के अनुसार अगर हम बात करते हैं आदिकाल की, अगर हम बात करते हैं तो आदिकाल 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक आदिकाल की, ये आदिकाल के लिए माना जाता है।
650 ईस्वी से और 1350 ईस्वी तक। अगर हम भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल के लिए 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी जो कि भक्ति काल के लिए जाना जाता है। अगर हम उसके बाद बात करें आदिकाल के बाद भक्ति काल और भक्ति काल के बाद आता है रीति काल जो कि 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, यानी कि ये रीति काल के अंतर्गत आएगा। और 1850 ईस्वी से अब तक जो होता है ये आधुनिक काल होता है। तो ये आधुनिक काल हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि आदिकाल का विभाजन क्या है। तो आदिकाल का विभाजन हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? आदि, भक्ति, रीति और आधुनिक। आदि, भक्ति, रीति और आधुनिक, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी सीरीज बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कनुप्रिया की रचयिता कौन है? कनुप्रिया की रचयिता रागी राघव, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन या धर्मवीर भारती। तो रागी राघव जो कि ऑप्शन चला जाएगा डी, धर्मवीर भारती के साथ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी अन्य जगहों से नहीं ले जाते हैं, अपने देश के ही होते हैं। तो लाश, पतलून, औरत या धड़ाम, मतलब किसी अन्य भाषाओं से नहीं लिए जाते हैं, अन्य देश से नहीं लिए जाते हैं। तो लाश, पतलून और औरत ये तीनों ही शब्द नहीं होकर धड़ाम, जैसे ऊट पटांग, धड़ाम और पढ़, इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं आता है, केवल सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, वही शब्द देशज शब्द है। तो इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन चला जाएगा डी, धड़ाम के साथ। ये क्या होगा? ये देशज शब्द है। नेक्स्ट, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलंकार में उपसर्ग क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी शब्द में प्रारंभ में आकर जुड़ते हैं। तो शब्द के प्रारंभ में आकर जुड़ने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और अंत में आकर जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं। तो अलंकार अलम धनकार होता है। अलम धनकार, यहाँ हमारा जो उपसर्ग होगा ये होगा सी, अलम। नेक्स्ट, करपट का तद्भव रूप क्या है? करपट यानी कि कपाट, कपूर, कारपेट या कपड़ा। तो करपट का जो तद्भव रूप होगा कपड़ा। करपट जो कि कपड़े के लिए कहते हैं। और करपट स्वयं में क्या है? ये एक तत्सम रूप है। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा से लिए हुए शब्द होते हैं। और तद्भव शब्द जो संस्कृत से वो सामान्य बोलचाल की भाषा में परिवर्तित रूप होता है, वही तद्भव रूप होता है। नेक्स्ट, आप बीती शब्द में कौन सा समास है? आप बीती द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो आप बीती यानी कि आप पर बीती, स्वयं पर बीती, जहां पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है? विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो हमें पता है यहाँ तत्पुरुष समास यानी कि आप पर, स्वयं पर बीती, मैं पर, ये अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी, तत्पुरुष के साथ। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में हमें योजक चिन्ह देखने के लिए मिलता है। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है। हम किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करके जाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा तत्पुरुष समास के साथ। नेक्स्ट, राम आम खाता है, इसमें वाच्य का कौन सा रूप है? भाववाच्य, कृतवाच्य, उभयवाच्य या कर्मवाच्य? राम आम खाता है, तो यहाँ पर किसकी प्रधानता है? यहाँ कर्ता की प्रधानता हो रही है। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ कृतवाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? भाव की प्रधानता होती है। उभयवाच्य कुछ नहीं होता है। और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे राम के द्वारा आम खाया जाता है, किसकी प्रधानता है? आम की, यानी कि कर्म की प्रधानता अगर होती है तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। यहाँ हमारा ऑप्शन चला जाएगा राम आम खाता है, जो कि कृतवाच्य, क्योंकि यहाँ कर्ता की प्रधानता है। नेक्स्ट, रेमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानो शून। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, श्लेष या उपमा। तो रेमन पानी राखिए, इसमें
एक ही शब्द पानी शब्द को अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर एक शब्द का अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है अर्थालंकार के अंतर्गत। हमारा ऑप्शन ए चला जाएगा श्लेष अलंकार के साथ। नेक्स्ट, किसी वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, यह हमें बताना है कि किस में हुआ है। ऐसा काम मत करो, मैं पीछे आया था, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं काम के पीछे आया था। तो किसी में संबंध बोधक होता है जहाँ पर एक चीज़ से दूसरी के बीच में रिलेशन का हमें पता चलता है कि के पीछे, के आगे, के बराबर में, ये सब संबंध में आते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, मैं काम के पीछे आया था, क्योंकि काम से यहाँ संबंध को बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय जो कि डी ऑप्शन में होगा। नेक्स्ट, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द क्या है? समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जैसे किंतु, परंतु, और, या, अथवा, इस तरह के शब्द जो होते हैं समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। यहाँ पर वह आया, दो वाक्य हैं हमारे, फर्स्ट वह आया, दूसरा मैं गया। इन दोनों ही वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया? और ने। तो हमारा यहाँ ऑप्शन चला जाएगा सी, और के साथ, क्योंकि और एक हमारा कंजक्शन वर्ड है, समुच्चय बोधक शब्द है, और समुच्चय बोधक शब्द वही होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट, हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द बताइए। विस्मयादि बोधक शब्द कौन से होते हैं? जो हमारी भाव यानी कि फीलिंग्स को बताते हैं, चाहे वो शोक हो, आश्चर्य हो, घृणा हो, खुशी हो, प्रशंसा हो, इस तरह के जो शब्द होते हैं स्वीकृति बोधक शब्द होते हैं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वे विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। यहाँ हाय शब्द जो कि एक भाव को दर्शा रहा है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाय, जो कि एक विस्मयादि बोधक शब्द होगा। नेक्स्ट, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। इसमें हमें ये बताना है कि क्या है ये, संबंध सूचक अव्यय, विशेषण, भाववाचक या समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक तो हमें भी देख कर गए हैं, कंजक्शन शब्द होता है। भाववाचक भी नहीं होगा, विशेषण जहाँ पर विशेषता प्रकट की जाती है। संबंध सूचक जो कि रात के बारे में संबंध को बता रहा है, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंध सूचक अव्यय, क्योंकि भर ये शब्द जो है रात के साथ संबंध दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर निपात में आता है ये। हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंध सूचक अव्यय। नेक्स्ट, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है, वे क्या होते हैं? ये अभी हम बात करके गए हैं। जहाँ पर फीलिंग्स के बारे में पता चलता है, वहाँ समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण या संबंध सूचक अव्यय नहीं होगा। क्या होगा? विस्मयादि बोधक अव्यय। नेक्स्ट, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बहुनो हंसे, तेन कहे नटी जाए। इसमें कौन सा रस है? करुण रस, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस या वीर रस। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। संयोग श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है रति। नेक्स्ट, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह किस रस का है? ये हो जाएगा हास्य, वीर, करुण या श्रृंगार। नहीं, ये हो जाएगा हास्य का हास होता है, वीर का उत्साह, करुण का शोक और श्रृंगार का रति। तो हमारा यहाँ ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीर रस के साथ। नेक्स्ट, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये होती हैं 16 मात्राएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण में हिंदी में प्रचलित नहीं है? मूल रूप से श, श्र, ओम और श।
च, श्र, स, ये तीनों ही है, लेकिन किसका उच्चारण नहीं है? ये ओम का उच्चारण इसमें नहीं है। किस में आता है ये? ओम किसके अंतर्गत आता है? ये प्लुत स्वर। ओम जो होते हैं ना, ये प्लुत स्वर में आते हैं, तो इसमें हिंदी में इसका मूल उच्चारण में यह प्रचलित नहीं है। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल और माखनलाल चतुर्वेदी। तो आचरण की सभ्यता किसका निबंध है ये हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह जी का। सो ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके कितने करेक्ट हुए हैं, और साथ साथ ये भी बताइए क्वेश्चंस की नंबर हमें इंक्रीज़ करने हैं, बढ़ाने हैं, या इतने ही सफिशेंट है, क्योंकि 15 to 20 मिनट्स में कवर हो जाते हैं। डेली आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहती है और क्वेश्चंस भी आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होते रहते हैं। इसलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।